हेलो एवरीवन। तो आज काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम दोबारा से, है ना। किसी वजह से मैं गायब था, ठीक है। किसी वजह से क्या हुआ था मैं आपको रियलिटी बताऊं तो लैपटॉप में कुछ इश्यूज आ गए थे, तो उसको हम रीसेट वगैरह कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ सेटिंग वगैरह खराब हो गई थी। हमने वीडियोस रिकॉर्ड करी बट वो हम अपलोड नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि जो रिकॉर्ड हुई थी वीडियोस उनमें नॉइस आ रहा था बहुत ज्यादा, वॉइस क्लियर नहीं थी। तो हमने वो चीजें रिजॉल्व करी और हम फिर से आपके सामने वापस हाजिर हो गए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले, लास्ट क्लास में हमने कॉपीराइट पढ़ लिया था, तो कॉपीराइट के बाद आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज पेटेंट्स। क्या पढ़वाने जा रहे हैं सर हम आपको? पेटेंट, ठीक है। तो समझते हैं भैया व्हाट इज पेटेंट, ठीक है। उससे पहले बेटा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया तो किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वीडियो तो लाइक कर ही दो, ठीक है। तो समझते हैं जरा सर क्या बोलता है। कहते हैं सर इट, पेटेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। कहते हैं इट रेफर्स टू इट दा, ये जो दा जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, एक बार रुक जाओ, जस्ट एक बार रुक जाओ। भी ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए सर, अभी जो हम बात कर रहे हैं, देखना जरा, हम किसकी बात करें, हम पेटेंट्स की बात करें, ठीक है। तो कहते हैं सर इट रेफर्स टू, ये जो दा लिखा हुआ है इसको काट देना। कहते हैं इट रेफर्स टू द राइट गिवन टू अ क्रिएटर, ठीक है, राइट गिवन टू अ क्रिएटर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज क्रिएशन ऑफ अ न्यू यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस प्रोडक्ट और प्रोसेस। समझो जरा क्या बोल रहा है ये, क्या बात कहना चाह रही है। प्रोडक्ट दो बार रिपीट हो गया तो यहाँ से प्रोडक्ट पढ़ा देना, नोट्स में गड़बड़ियां हो रखी है, ठीक है। समझो जरा ये क्या कहता है। कहता है सर आपने कोई एक नया इन्वेंशन करा, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, आपने बिल्कुल नया प्रोडक्ट बनाया, कोई आपने एक नया प्रोसेस बनाया, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा नया प्रोडक्ट या नया प्रोसेस बनाते हो, ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसा नया प्रोडक्ट या कोई प्रोसेस बनाते हो तो भैया उसका राइट जो आपको दिया जाता है उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आपका पेटेंट, ठीक है। तो समझो जरा, कहता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द राइट रिलेटेड टू द पेटेंट, पेटेंट्स एक्ट 1970 हैज बीन फॉर्मुलेटेड। तो भैया पेटेंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आपको कभी पढ़ने हो तो आप पेटेंट्स एक्ट 1970 फुर्सत में पढ़ सकते हो। हालांकि अभी आप 11th में, आपके पास इतना टाइम होगा नहीं, ठीक है। इन इट फ्रॉम टू टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? चेंजेस। जैसे वक्त के अनुसार किसी चीज में जरूरत होती है, कोई लॉ हमें बदलना है, कोई सेक्शन हमें बदलना, तो भैया वो इसी में बदलाव किए जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं भैया पेटेंट एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, शायद वाला एग्जांपल में काफी ज्यादा दे चुका हूं आपकी क्लासेस में। सर मैंने एक ऐसी इरेजर बनाई जिससे सर पेन का लिखा हुआ मिटाया जा सकता है। अभी मेरे नजरों में ऐसा कोई इरेजर बना नहीं है, ठीक है। मुझे ही पता है कि हाँ फ्लूइड यूज होता है, ठीक है। फ्लूइड के सिवा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर कुछ पेन से लिखा हुआ उसको मिटाने का, ठीक है। तो उसको मिटाने के लिए भैया मैंने एक ऐसी इरेजर बनाई जो पेन को मिटा सकती है। तो भैया मार्केट में ऐसा किसी ने नहीं बना रखा, ऐसा प्रोडक्ट किसी ने भी। तो इस प्रोडक्ट का जो प्रोसेस वगैरह है, या इस प्रोडक्ट को मैं अपने नाम पे क्या करवा सकता हूँ सर? पेटेंट करवा सकता हूँ। यानी कि अगर आज के बाद किसी और व्यक्ति को ये रबड़ बनानी होगी तो भैया वो मेरे से क्या लेगा? पहले परमिशन लेगा, मुझे कुछ पैसा पे करेगा, रॉयल्टी बोलते हैं बेसिकली मुझे पे करेगा, उसके बाद ही वो इस रबड़ के प्रोसेस को फॉलो करके एक नई रबड़ बना सकता है ना। तो ये हो गया बेसिकली आपका क्या? पेटेंट्स। कहते हैं सर रिक्वायरमेंट और कंडीशंस ऑफ पेटेंटेबिलिटी, यानी कि अगर आपको पेटेंट बनाना है तो भैया क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या कंडीशन है, पहली बात, ठीक है। समझते हैं जरा। कहते हैं सर द फॉलोइंग आर द मेन कंडीशंस फॉर गेटिंग द पेटेंट ऑफ और क्रिएशन। पहला कहते हैं सर पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, द इन्वेंशन शुड बी विद इन द ऑर्बिट ऑफ पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर डिसाइडेड बाय द पेटेंट एक्ट। यानी कि पेटेंट एक्ट के अंदर भैया पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर की डेफिनेशन दी हुई है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आपके कोर्स में भी नहीं और आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो भैया वो उस कैटेगरी के अंदर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया हो जो उस कैटेगरी के बाहर हो। तो अगर वो उस कैटेगरी के बाहर है तो भैया आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर वो उस कैटेगरी के अंदर है तो हम आपको पेटेंट जरूर देंगे, हम यानी कि पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर गवर्नमेंट देगी आपको, ठीक है। आगे इंडस्ट्रियल यूटिलिटी, द इन्वेंशन शुड बी प्रैक्टिकली यूजेबल इन द रिलेटेड इंडस्ट्री। आपने शायद, मुझे नहीं पता, यूट्यूब पे या कभी इंस्टाग्राम वगैरह पे काफी मेम्स देखे होंगे, ठीक है, कि कई लोगों ने ऐसी साइकिल्स वगैरह क्रिएट कर रखे हैं जो कि कंप्लीटली यूजलेस हैं। तो आपको इन्वेंशन ऐसा करना है जो लोगों के काम में आए, जो काम को आसान करे, काम को मुश्किल ना करे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली यूजेबल होना चाहिए। वो ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो भैया खामखा आपने बना दिया, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होना, ठीक है। तो भैया अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, भैया आप सोचो ना, मैंने एक पेन बनाया है, वो चलता नहीं, वो लिखता नहीं, तो उस पेन का फायदा क्या? करे भैया काम खुजा लो। प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए उसका, समझ रहे हो। आगे
नोवेल्टी, द इन्वेंशन शुड बी क्वाइट न्यू, यानी कि भैया जो भी आप बनाओगे वो क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो चीज पहले से एग्जिस्ट करती हो। आगे नॉन ऑब्वियस, यानी कि द इन्वेंशन शुड बी अ जेन एंड, देखो ये जो बातें लिखी हैं कि नॉन ऑब्वियस का मतलब क्या, सिंपल सी बात है भैया, ठीक है, ही शोज द ह्यूमन इंजेन्युइटी एंड क्रिएटिविटी, यानी कि जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, ये जो बीच में चीजें लिखी हैं, ठीक है, डोंट नो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एक बार मेरे को, एक मिनट रुको मैं आपको बताता हूँ कि लिखा गया है, ठीक है, मिसप्रिंट हो रखा है ये पूरा का पूरा, मैं आपको एग्जैक्टली लाइन बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि इसमें क्या गड़बड़ी, तो आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ ना बीच में, ये बस ये हटा दो, ठीक है, बाकी चीजें सही हैं, ठीक है, तो ये हटा देना, काट देना इसमें से, यानी कि कह रहा है क्या, द इन्वेंशन शुड शो द ह्यूमन इंजेन्युइटी एंड क्रिएटिविटी, यानी कि भैया वो ऐसी चीज दिखाए जो ऑब्वियस ना हो, बल्कि जो मतलब ऐसा ना हो कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, कुछ ऐसा, कुछ नया आपकी क्रिएटिविटी को दिखाए जो नॉन ऑब्वियस हो, ये तो हमें पता था, यानी कि ऑब्वियस। नॉन ऑब्वियस यानी कि भैया वो चीज मार्केट में पहले एग्जिस्ट ना करती हो, आपने उसमें कुछ क्रिएशन किया हो, क्रिएटिविटी की हो, तभी वो पेटेंट के अंदर आएगा, अदरवाइज हम आपको पेटेंट नहीं देंगे। तो 4 बातें आपने ध्यान रखनी, क्या, पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, इंडस्ट्री के काम आना चाहिए, नोवेल्टी यानी कि न्यू होना चाहिए, और नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल नया क्रिएशन होना चाहिए, दिखना चाहिए आपका क्रिएटिविटी उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ अ पेटेंट, देखो जरा, कहता था मेन फीचर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन फॉलोइंग, पहली बात सर, जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है सर आपका 20 ईयर्स, ठीक है। इन इंडिया ऑल द पेटेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर 20 ईयर्स, द पीरियड ऑफ अ पेटेंट इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है, और ये जो 20 ईयर है ये कहां से काउंट होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि समझो जरा, मैंने आज अपनी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा इरेजर बना दिया जो पेन को मिटा सकता है, तो आज मैंने अगर एप्लीकेशन सबमिट की है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, कि भैया मेरे को पेटेंट चाहिए, तो आज से लेके 20 साल काउंट होंगे, यानी कि सर तो यही तो होना चाहिए, अब गधो, होना लॉजिकली ये चाहिए था कि भैया आज मैंने एप्लीकेशन दी, जिस दिन ये एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह होके अप्रूव होके जिस दिन मेरे को पेटेंट मिल जाएगा उस दिन से काउंट होना चाहिए था, बट नहीं, गवर्नमेंट कहती भैया जिस दिन आपने सबमिट कर दिया ना, हम 20 साल उस दिन से काउंट करेंगे, बात खत्म, ठीक है। आगे, आफ्टर द परमिशन for the patent is granted, the patent holder has to deposit the renewable fees every year in order to retain preserve it, समझो जरा, कह रहा भैया अगर आपको ये पेटेंट रिजर्व करे रखना है, मतलब अपने नाम पे बनाए रखना, तो आपको हर साल क्या करना पड़ेगा, फीस पे करना पड़ेगा, बट ये फीस जो स्टार्ट होगी वो कब से स्टार्ट होगी, 3rd ईयर से, यानी कि सर जब आप एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन के बाद कुछ फीस वगैरह सबमिट करनी होती है, तो वो जो फीस है वो 2 साल तक वैलिड है, पहले साल आपको कोई फीस नहीं देनी, ऑलरेडी दे चुके हो, दूसरे साल भी नहीं देने हैं, तीसरा साल जैसे आएगा आपको रिन्यू करवाने के लिए क्या देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा, चौथे साल, 5वें साल, 6ठे साल, और ये प्रोसेस ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तब तक 20 सालों तक। आगे चलते हैं सर, अब आता है जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, पेटेंट ग्रांटिंग प्रोसेस, यानी कि अगर अपन को पेटेंट लेना है तो भैया क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैसे सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। पहले कहता है सर सबसे पहले आपको करना है एप्लीकेशन फाइल करनी है, कहता है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन बाय द एप्लीकेंट विद कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन प्रोडक्ट प्रोसेस इन द पेटेंट ऑफिस, कहां सबमिट करना आपको भैया, पेटेंट ऑफिस में, फॉर पेटेंट रजिस्ट्रेशन अलोंग विद द एप्लीकेशन, भैया आप क्या करोगे, प्रिस्क्राइब्ड फी जो है वो भी आपको डिपॉजिट करना है, यही फीस है जो 2 सालों के लिए काम आने वाली है, तभी तो 2 साल तक पे नहीं करना, तीसरे साल पे करना है सीधे, ठीक है। आगे चलते हैं, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, 18 months after the filing of application, the patent application is published in the official journal after fulfilling of the condition of patent registration and the deposition of special fee. The time limit of this duration can be reduced also. भैया क्या कह रहा है बेसिकली कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन भरी, ठीक है, उस पब्लिक को, उस एप्लीकेशन को हम क्या कर देंगे, 18 महीने के अंदर क्या कर देंगे, पब्लिक कर देंगे, यानी कि पब्लिक का मतलब क्या है, जनता के सामने रख देंगे, ठीक है, प्रेस में बेसिकली, ठीक है, ऑफिशियल जर्नल जो होता है उसमें डाल देंगे क्या, कि भैया इस चीज के लिए हमारे पास क्या आया हुआ है, पेटेंट आया हुआ है, आओ, अगर आपने ऑलरेडी कोई ऐसी चीज बना रखी है या ऑलरेडी ऐसी चीज कोई एग्जिस्ट करती है तो आओ हमारे ज्ञान में डालो, हमको बताओ कि ऐसा है, ताकि हम इनको पेटेंट ना दे, है ना। तो भैया इसके बाद क्या आएगा, प्री ग्रांट अपोजिशन, यानी कि जैसे ही ऑफिशियल जर्नल में आएगा, द पर्पस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द अदर पार्टी विद लेजिटिमेट रीजन टू अपोज द ग्रांट ऑफ पेटेंट, फॉर दिस पर्पस नो फीस इज टेकन। समझ गए कहानी, मतलब क्या, आप जैसे हमारे पास एप्लीकेशन लेके आओगे, हम 18 महीने के अंदर इसको क्या कर देंगे, पब्लिक कर देंगे, ठीक है, हम लोगों को बताएंगे कि आपने इस चीज के लिए क्या दिया, एप्लीकेशन दिया है, ठीक है, तो लोग इसको देखेंगे, और अगर फॉर एग्जांपल किसी ने ऑलरेडी ये चीज बनाई हुई है, इससे अच्छी चीज बनाई हुई है, तो भैया वो इस एप्लीकेशन को क्या कर सकता है,
काउंटर कर सकता है कि भैया नहीं, ये एप्लीकेशन आप अप्रूव नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट तो मैं ऑलरेडी 10 साल पहले बना चुका हूं, या ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है? क्योंकि भैया पेटेंट पास करने वाले भी कौन है? पेटेंट ऑफिसर ही है ना, तो उनको भी एक एक चीज का तो ज्ञान है नहीं, तो भैया उनको बताने के लिए, ठीक है, अब वो हर दिन तो वही नहीं बैठा रहेगा, एक एक चीज तो पता नहीं कि क्या क्या चीज का पेटेंट हो रखा है, तो इसलिए पब्लिक क्या जाता है कि अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, तो आओ हमारे पास आओ, हमको बताओ कि ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना। आगे चलते हैं भैया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने पब्लिकेशन करा और कोई भी वो नहीं आई, ठीक है, यानी कि कोई भी आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन नहीं आई, तो इन दैट केस क्या होगा भैया? क्या होगा? फिलिंग फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि इन केस देयर इज नो अपोजिशन ऑफ द अदर पार्टीज, द एप्लीकेंट हैज टू फाइल द एप्लीकेशन इन द पेटेंट ऑफिस विद प्रिस्क्राइब्ड फी अगेन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है भैया, कोई भी आपके अपोजिशन में नहीं है, अच्छी बात है, यानी कि आप अपने पेटेंट को करवा सकते हो, तो भैया आपने क्या करना, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आप अपने पेटेंट को आगे भेज देना है, और अगर कोई आपके अगेंस्ट आया होगा तो उसको डिफेंड करने के लिए आपको आना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सर हमने क्या करा, एग्जामिनेशन के लिए दे दिया, अब ये है पेटेंट ऑफिस के ऊपर कि भैया पेटेंट ऑफिस के ऊपर है वो हमारे प्रोडक्ट का हमको पेटेंट देंगे या नहीं देंगे, यानी कि आफ्टर द कंप्लीट एग्जामिनेशन द पेटेंट ऑफिसर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द पेटेंट एप्लीकेशन इफ द एग्जामिनर ऑफिसर रेजेस एनी ऑब्जेक्शन टू द एप्लीकेशन, द एप्लीकेंट हैज टू रिप्लाई टू द ऑब्जेक्शन विद इन 12 मंथ। मैंने एप्लीकेशन दे दी फाइनल के लिए, अब पेटेंट ऑफिसर को कोई दिक्कत है, कह रहा नहीं मेरे को इसमें ऑब्जेक्शन है, तो वो मेरे को बुलाएगा और मेरे को 12 महीने के अंदर मेरे को क्या करना, उसका रिप्लाई देना है, समझ गए, ठीक है। अब भैया रिप्लाई दे दिया, उसने भी पास कर दिया, अब पास होने के बाद क्या होगा सर, इसका पब्लिकेशन होगा, यानी कि जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और इसको पब्लिश कर दिया जाएगा कि हाँ भैया इस नाम का जो पेटेंट है वो इस व्यक्ति के नाम है, तो अगर कल को आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है या इसका प्रोसेस यूज करना तो आपको इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। बोलो भारत माता की। आगे चलते हैं, आगे आता है क्या, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। सर इसका मतलब क्या पोस्ट ग्रांट अपोजिशन? सर पेटेंट बन गया, पेटेंट फाइनल एग्जामिनेशन भी होगी, फाइनल एग्जामिनेशन क्या होता है, अप्रूवल भी हो गया पेटेंट ऑफिस से, पेटेंट ऑफिस ने भैया पब्लिकेशन भी कर दी, यानी कि हमको पेटेंट भी दे दिया। अब कोई आता और कहता है भैया ये चीज तो ऑलरेडी मेरे पास है, ऐसा होता है ना, आपके पास इतना टाइम सुना, आप ऑफिशियल जर्नल देखो, आपने 5-7 साल बाद आपको दिख गया कि नहीं यार ये चीज तो मैं ऑलरेडी बना रखा है, मैं तो ये 15 साल पहले बना दिया था, ये व्यक्ति ने कैसे अपने नाम पे रजिस्टर करवा दिया, मैंने नहीं करवा दिया उसने कैसे करवा दिया, तो भैया आप आ सकते हो कि ऐसे ऐसे कैसे, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अगेन खुद को डिफेंड करना पड़ेगा, समझ गए नहीं। तो ये था हमारा क्या बेसिकली बेटा आपका बहुत सिंपल, और सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो हर क्लास में एक नंबर देता हूं, मैं फिर से दे देता हूं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 9891949773, ठीक है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, सर आई एम दिस, ठीक है, फ्रॉम दिस सिटी, सर अपन को आपका नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको हम अपना नोट्स भेज देंगे, ठीक है। चलिए सर, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा सी यू बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज ट्रेडमार्क, ठीक है। तो अपन लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, कॉपीराइट पढ़ लिया है, पेटेंट पढ़ लिया, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आपका क्या, ट्रेडमार्क। तब तक के लिए टाटा सी यू बाय बाय।